Enoch Daniels, interview on Vivid Bharati National Broadcast Program Sargam ke SITAARE by late Shri Ashok Sonavane Part 1 only AS due to hard disk corruption I had lost both. But thanks to Shri Mangesh Wagmare ji of Pune Vivid Bharati, WHO had provided me first part which he has. This is request to all viewer to provide me second and the last part. If anybody having it would provide me, he will be appreciated on this platform like Mangesh ji. सरगम के सितारे। आज का सितारा पियानो अकॉर्डियन प्लेयर एनॉक डैनियल्स। आज आप सुनेंगे पियानो अकॉर्डियन प्लेयर एनॉक का पहला भाग। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानड़े। दोस्तों, आज के सर्वेंटलिस्ट साज नवाज एनॉक डैनियल साहब विविध भारती के स्टूडियोज में हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हो रही, आपने इनवाइट किया है। हम शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर कि आपका बचपन कहाँ बीता। मेरा जन्म हुआ था पूना में और पूना में ही मेरा एजुकेशन हुआ। तो 1955 में आफ्टर आई फिनिश माय एजुकेशन मैं बॉम्बे आ गया। जब मैंने डिसाइड किया कि म्यूजिक ही प्रोफेशन करना है अपना, तब मैं मुंबई आ गया। है पियानो अकॉर्डियन, इससे आपका पहला परिचय कब हुआ? इसकी हकीकत यह है कि जब मैंने प्लानिंग किया कि बॉम्बे जाना है और म्यूजिक ही अपनी प्रोफेशन बनाना है, तो मेरे पास पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कोई होना चाहिए था। मैं वैसे पियानो सीखा था। हाँ, हम यही चाहते हैं कि आपने पियानो, अगर ग्रैंड पियानो की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, पियानो ही मेरा साज था। डैनियल साहब, बचपन में पहले ग्रैंड पियानो कहाँ सीखा, कहाँ आपका परिचय हुआ ग्रैंड पियानो से? मेरे लाइफ में फर्स्ट लेसन जो मुझे मिला वो ग्रैंड पियानो पे नहीं, एक चर्च ऑर्गन पे मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यानी आप चर्च में जाया करते थे और चर्च में वो हम लोग जहाँ रहते थे वो मिशन का ही पूरा। माय फादर यूज्ड टू वर्क देयर। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी वहाँ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे और यूरोपियन फादर्स, तो उनमें से एक फादर ग्रेट म्यूजिशियन ही वॉज, मगर वो सोशल सर्विस में अपना पूरा सब छोड़ के हिंदुस्तान आते थे और अपना काम करते थे। तब उन्होंने जब देखा मेरे में थोड़ा कुछ म्यूजिक का टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे ड्रमिंग करते हुए देखा था। तो बोले कि मैं ऑर्गन बजाना ठीक लगेगा चर्च में, मैं सिखाऊंगा। तो इट वाज अ ओपन इनविटेशन टू मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी जी। तो वो वैसे मेरा म्यूजिक का सीखना शुरू हो गया। यानी जहाँ चाह वहाँ राह। या तो इस तरह से वो फादर आपकी मदद करने के लिए पहुंच गए और उनसे आपने जिंदगी का पहला सारे गा माँ उनसे सीखा। और वो भी बड़ा मजेदार किस्सा था कि उन्होंने कंडीशन रखी थी, आप मेरे साथ इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, आप मराठी में बोलेंगे और मैं आपको इन एक्सचेंज आई विल टीच यू, क्योंकि उनको मराठी सीखना था। अंदर की सीक्रेट बात वो थी। यानी बात यहाँ से शुरू होती है। हाँ। आपके बचपन से, जहाँ आपने पहली बार चर्च में एक ऑर्गन था, उस पर मैंने फर्स्ट लेसन। क्या बात है। और तब से ये गांठ आपने लगा ली कि आगे चलकर आपको इसी क्षेत्र में, यानी संगीत के क्षेत्र में ही आना है, आपका करियर इसी में बनाना है। तो आप मुंबई आए
1955 में। 55 सुनना चाहते तो एक मजेदार किस्सा वो भी है कि अपने लाइफ में हम अपना डिसीजन कैसे बनाते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी होती कभी कभी। 1953 में हिंदुस्तान में बिल्कुल पहला यूथ फेस्टिवल हुआ, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस टाइम हम पुणे यूनिवर्सिटी में थे, जैसे वाडिया कॉलेज में मैं पढ़ता था, और हमारा ड्रामेटिक यूनिट्स एक सिलेक्ट हुआ था हमारा कॉलेज का जी। तो उस टाइम वो जो प्ले था जो सिलेक्ट हुआ था, दैट वाज चार्लीज ऑन, विच रिक्वायर्ड आयरिश म्यूजिक अच्छा अच्छा। इन द बैकग्राउंड। तब प्रोफेसर ने हमें पूछा कि आप अकॉर्डियन पे कुछ आयरिश ट्यून्स बजा सकते हैं, तो आई न्यू 1 और 2, तो मैंने बजा के बताया। बोले बहुत बहुत बस हो गया, इतना ही चाहिए अपने को, तो आप भी ज्वाइन हो जाओ हमारे यूनिट। और वो करके हम दिल्ली गए यूथ फेस्टिवल में। और आपको मालूम है यूथ फेस्टिवल में हर यूनिवर्सिटी के में पूरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हमारा गैदरिंग हुआ था, दैट वाज यूनिक। और हम लोग रोज शाम को बॉनफायर करके गाने गाते थे, मजा करते थे। और जब कुछ नहीं करते थे तब हमेशा डिस्कशन चलता था हमारे आगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई वॉज बेंट, मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि आर्मी ज्वाइन करूंगा मैं। अच्छा। तो मेरा एनसीसी का पूरा ट्रेनिंग हो गया था स्कूल के और कॉलेज के। तो एक फ्रेंड ने मुझे आस्ते से पीछे से बोला कि डैनी तुम आर्मी ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा। मैंने बोला हो सकता है कर्नल बनूंगा, कुछ भी जो अपने नसीब में है वो तो हो जाएगा। तो बोले वो ठीक है यार, हिंदुस्तान में कितने कर्नल है तुझे पता है? तो बोले कितने कर्नल है? मैं बोला हो गए 100-200 हुए। बोले लेकिन अकॉर्डियन प्लेयर कितने है सोचा तूने? दैट गिव मी अ जर्क यू नो। और उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक अपनी प्रोफेशन बनाना है, और इसलिए मैं बॉम्बे आ गया। अच्छा, मतलब दैट वाज माय बैकग्राउंड। डैनियल साहब, युवा महोत्सव जो दिल्ली में हुआ 1953 में, Yes. तब आपने डिसाइड कर लिया कि आप संगीत के क्षेत्र में ही जाएंगे, अपना करियर बनाएंगे। करेक्ट। उसके बाद आप मुंबई चले आए, लेकिन मुंबई में यहाँ कुछ आशियाना आपको था, संगीत के क्षेत्र में कुछ काम कर सके, ऐसा पता ठिकाना कुछ था आपका? मेरे को फॉर्चुनेटली खुदा की मेहरबानी थी कि जैसे अकॉर्डियन, ये भी एक अजीब किस्सा है। जब मैं कॉलेज में था तो प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी पूरा ऑर्केस्ट्रा देखने का। हमारे यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन होता था, 3 दिन का फेस्टिवल होता था एवरी ईयर, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स एंड ये। तो उस साल में सब राज कपूर पिक्चर्स के गाने सिलेक्ट हुए थे और सब में अकॉर्डियन पीसेस थे, बजाने वाला कोई नहीं। पियानो था, पियानो पे मैं बजाता था। बोले अकॉर्डियन चाहिए, अकॉर्डियन चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे क्लास में ही था, वो बोला मेरे पास घर पे बेबी अकॉर्डियन है, तो ट्राई करना। एंड इसलिए मैं गया, वो अकॉर्डियन लिया। विदिन 3 days आई कुड प्ले अ सॉन्ग ऑन दैट। मतलब आप तब तक ऑर्गन आपने एंड सीखा दैट्स था। हाउ अकॉर्डियन एंटर्ड इन माय दिस थिंग। और दूसरी मजे की बात सुनो, वो जिसका अकॉर्डियन था, ही वॉज उनके फादर बड़े फेमस डिस्ट्रीब्यूटर थे फिल्म इंडस्ट्री में, मिस्टर परमानंद करके। तो उन्होंने बोला था तू अगर म्यूजिक प्रोफेशन करेगा तो बॉम्बे आएगा तो मुझे मिलना, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। ओह, एंड दैट वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू ओपिनियन। Mr. Parmanand, and that was the person who introduced me to SD Work. क्या बात है। सब जगह से मुझे हेल्प मिल गई। जी जी जी, कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह।
Yes. तो आपको सही राह मिली। तो सबसे पहले आपने ओपी नैयर साहब से मुलाकात की या और बर्मन दादा से, दोनों से, मगर बुलाया बर्मन दादा ने पहले। अच्छा, तो बर्मन दादा के बारे में बताइए, कैसे वो थे? वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। और आप जैसे ही उनसे मिले तो बहुत डर तो लगता था, बिकॉज यू आर सो सीनियर जी। अब उन्होंने बोला कि कुछ बजा के बताइए कुछ, तो उनका ही गाना टैक्सी ड्राइवर का मैंने बजा के बताया। तो एक म्यूजिशियन ने मुझे बाद में बोला, अब उनका ही गाना क्यों बजाया, क्योंकि वो तो कभी परफेक्ट मानेंगे नहीं अपनी खुद की कंपोजिशन। तो मैं बोला यार हो गया अभी, लेकिन उन्होंने थर्ड डे ओनली ही कॉल्ड मी फॉर रिकॉर्डिंग। मतलब उन्होंने टैलेंट देखा आपने और पता नहीं मगर बुलाया जरूर। अच्छा, तो आप उनके साथ उनके ऑर्केस्ट्रा में काम करने Right. लगे। तो उस वक्त उनके अरेंजर कौन हुआ करते थे, कुछ याद है? जयदेव जी थे, ही वॉज असिस्टिंग हिम दैट टाइम। मतलब जयदेव साहब जो खुद अपने आप में एक महासंगीतकार थे, राइट, वो उनके यहाँ असिस्टेंट Yeah. थे। तो आपने जयदेव साहब से भी हाँ, वक्त मुझे मुलाकात पहचान की हो होगी। गई थी हमारी। जी। डैनियल साहब, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपका कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, जो आपने पियानो अकॉर्डियन पर बजाया है। 420 को प्यार हुआ एक राह। क्या बात है, शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन। मेरे ख्याल से एक भी शो ऐसे हुआ नहीं होगा कि जो पब्लिक ने वो डिमांड नहीं की। Yes. तो आप बर्मन दादा के उनके ऑर्केस्ट्रा में, उनके अरेंजमेंट में काम कर रहे होंगे, तो किस तरह से वो नोटेशंस वगैरह आपको देते थे? वेस्टर्न नोटेशन होता था। वो दूसरे म्यूजिशियंस थे ना, जी। दे यूज्ड टू राइट अकॉर्डियन का पीस जो कोई कॉपी करके हमें दे देता था, अच्छा। ऐसे। और बाद में सचिन दा के कौन अरेंजर हुए? जयदेव साहब मनोहरी के सिंह आए थे थोड़ा लेट। बाद? जी। हाँ, पहले 2-3 म्यूजिशियंस थे, कैथलिक म्यूजिशियंस, बट दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अरेंजर्स, आई डोंट नो व्हाई, बट दे वर हेल्पिंग। अच्छा। हाँ, यानी जयदेव साहब के बाद द ग्रेट या मनोहरी सिंह, जो कि सैक्सोफोन में मनोहरी एंड महारत बसु, रखते थे। बोथ ऑफ देम बसु, चेलो प्लेयर थे ना। जी जी, हाँ। चेलो, हाँ। मनोहरी एंड बसु इनकी जोड़ी थी ना। अच्छा अच्छा, उन्होंने फिल्मों में हाँ, मिलकर दादा के म्यूजिक साथ भी बहुत दिया। काम किया उन्होंने। हाँ। तो आगे बढ़े, इससे पहले हम आपकी जो बजाई हुई पहली ट्यून आपको अगर याद हो, आपने इंस्ट्रूमेंटल जो ट्यून बजाई, कोई अगर आपके तो ज़हन में आ रही। कोइंसिडेंस ही है कि पहली ट्यून भी जो पॉपुलर हुई, और वो भी बर्मन दादा की थी, 16वां साल फिल्म की, जी, है अपना दिल तो आवारा। क्या बात है। और अकॉर्डियन आपने- पे भी बहुत पॉपुलर हुआ था वो। अच्छा, पहले अच्छा। है अपना दिल तो आवारा, जी, 1957। 16वां साल फिल्म में, जहाँ की देवानंद साहब और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिकाएं थी, और ये गाने भी बड़े पॉपुलर हुए, और खास तौर पे ये जो गाना आपने बताया, ये तो जबरदस्त पॉपुलर हुआ था। हम चाहेंगे कि यही ट्यून आपकी हम सुन लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। जरूर। क्या बात। अब आगे बढ़ते हैं, और डैनियल साहब, पहले जो कमर्शियल टेक हुआ, कमर्शियल टेक था वो सोसाइटी फिल्म का। अच्छा, हाँ, यानी सोसाइटी फिल्म जिसके संगीतकार थे SD बर्मन। सचिन देव बर्मन साहब, और उसका टेक जब हो रहा था, तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस था, है ना? Correct. तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्या इंथुजियाज्म था आप में, या थोड़ा सा डर Enthusiasm भी तो था? बहुत था, लेकिन थोड़ा सा डर भी था। एक तो सबकी पहचान नहीं होती, सब
म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं और यू डोंट नो एनीबडी, जी, तो वो लोग आपको स्ट्रेंजर की तरह देखते या कैसे देखते, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उसी टेक में मुझे अभी तक याद है लक्ष्मीकांत जी, प्यारे भाई, ये सब थे एज अ म्यूजिशियन साथ में। क्या बात और सुमंत राज जो फेमस फ्लूट प्लेयर थे उस टाइम के, ही बिकेम, यानी बहुत ही दोस्ती बन गई हमारी। अच्छा, उसी टेक के बाद। अच्छा, उस टेक के बाद आपकी दोस्ती इन लोगों के साथ हो गई जो आपके साथी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे उस वक्त। तो वो जो एक्सपीरियंस आपका था उस वक्त, तो अरेंजर ने आपको बाकायदे नोट्स दे दिए होंगे और अकॉर्डिंगली आपने वो बजाया होगा। मेरी उम्र से लंबी हो गई, बैरल रात जुदाई की, ओ बैरल रात जुदाई की। डैनियल साहब, दूसरा आपका कौन सा रहा उनके साथ? इस दरम्यान मराठी म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत थे हमारे पहचान के, पुणे से ही हमारी पहचान थी। सुधीर फड़के साहब थे, वसंत पवार थे, वसंत प्रभु भी थे। जी हाँ, जी हाँ। तो इनके भी रिकॉर्डिंग्स में मैंने शुरू किया था बजाना। यानी आप सचिन देव बर्मन साहब से मिले, उनके साथ काम करना शुरू किया, करेक्ट। और उसी वक्त आपने कुछ दूसरे जो संगीतकार मराठी म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनको आप पुणे से जानते उनसे भी आपने संपर्क बनाया और उनके साथ भी काम करने की शुरुआत की। तो उनमें से पहला कौन सा था जिनके साथ आपने काम किया? सुधीर फड़के साहब पहले। वो टाइम उनके असिस्टेंट जो थे राम कदम। अच्छा। और राम कदम की और मेरी दोस्ती पूना से थी। उन्होंने पहले मेरा पियानो सुना था और मेरी इंट्रोडक्शन वसंत पवार से की थी, वसंत प्रभु से की थी और सुधीर जी के साथ। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि राम कदम साहब जो कि मराठी के जाने माने संगीतकार रहे हैं, पिंजरा, सोंगाड़िया और भी कई पॉपुलर फिल्मों का उन्होंने संगीत किया है। राम कदम साहब थे असिस्टेंट सुधीर फड़के साहब के साथ। सुधीर फड़के को तो हम सभी जानते हैं, भाभी की चूड़ियां, जलसा घर और भी कई फिल्में उनकी, काफी हमारे पास उनका कलेक्शन है। तो डैनियल साहब, दूसरे आपने जो वसंत प्रभु की बात, जो कि और एक मराठी के जाने माने संगीतकार हैं, और उस जमाने में तो वो 3 वसंत बड़े ही पॉपुलर थे, वसंत प्रभु, वसंत देसाई और वसंत पवार। तो उनमें से ये 2 आपको मिले यहाँ मुंबई में। उसके बाद वसंत देसाई साहब भी मिले, बहुत काम किया उनके साथ भी। यानी तीनों वसंत के साथ आपने काम किया। उनके बारे में भी थोड़ा सा अगर बता दें आप। बहुत अच्छे कंपोजर्स थे जी। और कुछ यानी दिखावा ऐसे कुछ नहीं था इन तीनों में भी, बहुत सिंपल से, लेकिन अपने काम से मत, जो भी काम करते थे ऑनेस्टली, और उनकी खुद की सेटिस्फैक्शन होगी तब तक वो टेक चालू रखते थे। तो दूसरे जो वसंत प्रभु थे या सुधीर फड़के साहब थे, आपने काम किया उनके ऑर्केस्ट्रा में? सुधीर फड़के साहब थे, साइमल्टेनियसली काम तो चालू ही रहा ना फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें उल्लेखनीय अगर कोई फिल्म हो मराठी की तो आपको अभी याद हो जाए? अभी नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक याद आता है कि फर्स्ट सॉन्ग तलत साहब ने मराठी गाना गाया था। अच्छा। डोंट रिमेम्बर कौन सी फिल्म थी वो, मराठी फिल्म उसमें पियानो बजाया था हमने। संगीत से सजी फिल्म थी और जिसमें की तलत में पहला वो गाया था और आपने उस गाने में पियानो बजाया। हसले आज कोई तो कामी। आगे बढ़ते हैं। ओपी नैयर साहब, वो भी एक दिग्गज संगीतकार रहे हैं, उनके ऑर्केस्ट्रा में भी आपने काम किया। तो उनके अरेंजर कौन थे? सेबेस्टियन। अच्छा। सबसे सीनियर मोस्ट है और बहुत अच्छे अरेंजर थे, जो शंकर जयकिशन के भी असिस्टेंट रहे। देन एन दत्ता के वही करते थे, सलीलदा का वही करते थे। बहुत सारा काम उन्होंने किया है इंडस्ट्री में और उनसे तो बहुत सीखने को मिला।
वो मुलाकात याद है जब पहली बार आप ओपी नैयर साहब से मिले? वो तो बहुत अच्छे, उनको जब पता चला मैं कॉलेज, मैं जब पूना छोड़ा तो मैंने यहाँ के भवंस कॉलेज ज्वाइन किया था. आई वांटेड टू कंटिन्यू विद द एजुकेशन ऑल्सो एंड देन डिसाइड कि क्या करना है. तो वो उस टाइम फेवल होटल रहते थे, चर्च गेट, मरीन ड्राइव. जी जी जी. तो उन्होंने बोला तू हॉस्टल में रहता है, इधर घर छोड़ के इधर आया है, तो ऐसे करना, सुबह जल्दी उठना, मेरे घर पे ब्रेकफास्ट करना और कॉलेज जाना. वाह क्या बात है. दैट वाज एन ओपन इनविटेशन फ्रॉम हिम. एक इंसानी पहलू ओपी नैयर साहब का. तो उनकी कोई फिल्म आपको याद आई है? नहीं, बहुत सारी फिल्में, मिस कोका कोला एंड ऑल दैट पहले पहले आया था, तो जब उसमें अकॉर्डियन के बहुत अच्छे पीसेस थे. डैनियल साहब, अब आगे बढ़ते हैं. और अगला संगीतकार कौन था जिसके संपर्क में आप आए? उसी टाइम में राम कदम ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट. अच्छा, उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करना. आपको याद होगा 1957 to 59 फिल्मिस्तान ने कोई अपनी प्रोडक्शन शुरू की थी, यानी जस्ट आफ्टर ओपी नैयर्स तुम सा नहीं देखा जी. और अनिल था भी उधर एज अ कंपनीज म्यूजिक डायरेक्टर, अनिल विश्वास. और उस टाइम मराठी सेक्शन में रामबाव को रखा था उधर, राम कदम. अच्छा जी. और दैट वाज द टाइम व्हेन ही आस्क्ड मी टू अरेंज फॉर हिज कंपोजिशंस. डेली हम लोग मिलते थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में. और उसके बाद उनका नाम हो गया, उनका काम भी बढ़ गया, और फिर हमारी चलती रही आगे. फिर बहुत सारी फिल्में किए फिर साथ में. उसमें उल्लेखनीय फिल्में बहुत है. पिक्चर कितने नाम लेना है. एक गाँव 12 बानगड़ी, फिर दादा को उनके सोंगाड़िया, वी शांताराम जी का पिंजरा. अब राम कदम, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि मराठी मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है उनके संगीत में मिलती है हमें. तो जाहिर सी बात है आप उनके अरेंजर रहे, तो आपने भी इस बात का ख्याल रखा होगा कि इस मिट्टी की जो खुशबू है वह उन गानों में आए. तो कुछ गाने आपको जरूर याद होंगे जिनमें कि आपने ये तमाम बातें की हों. आपको मालूम है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप सुनेंगे दे आर ऑल यानी बिल्कुल लोकल महाराष्ट्रियन साउंड, जो हमेशा गांव गांव में सुनाई देता है वही. और इनके गाने वाले भी ओरिजिनल मैं बोलूं वो उसी गांव से लाए गए जी. ऐसे थे. एक किस्सा है इस लावणी के ऊपर, मैं बताऊं आपको कि मेरी पर्सनल लाइकिंग म्यूजिक की सब यानी वर्ल्ड म्यूजिक आई अप्रिशिएट. तो मेरे को एक वीकनेस हो गई थी, मेरे को स्पेनिश म्यूजिक बहुत अच्छा लगने लगा. और एक दोस्त ने मेरे को वहां के लोकल रिकॉर्डिंग्स कुछ भेजे थे, स्ट्रीट रिकॉर्डिंग्स, बिल्कुल फोक सिंगर सिंगिंग विथ ओनली वन गिटार. मगर आप बिलीव नहीं करोगे, उसके सुर, एक्सप्रेशंस ये बिल्कुल अपने महाराष्ट्रियन संगीत जैसे. मैंने राम कदम जी के 2 जील गाने वाले थे, मिस्टर वाघमारे एंड मिस्टर मल्लेश. ये दोनों हमेशा उनको यानी इतने रेडी सिंगर्स थे जैसे कि धुन बनी इधर तो आगे क्या कहना चाहिए वो ऑटोमेटिकली कह देते थे. तो मिस्टर वाघमारे एंड मिस्टर मल्लेश, उनको मैंने घर पे लेके गया और वो कैसेट सुनाया कि ये कैसे लगता है. उन्होंने कान पकड़े और बोले डैनी साहब ये तो हमारा ही संगीत है. यानी फर्क इतना ही, हम दिमड़ी लेके गाते हैं और ये गिटार लेके गाते हैं. कितनी सिमिलैरिटी. इसी स्पेनिश कॉर्ड्स की हेल्प लेके हमने कुछ उनके लावणी में उसका यूज किया है, उनका इस्तेमाल किया. मतलब जैसे कुणावर केली मर्जी भी बहाल, नका सूडू न जाऊ, रंग महल. इसकी हारमोनी आप सुनेंगे ना, बड़ा अजीब है.
अच्छा। वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन वो लेवलिंग ऐसे लगते कि गिटार को हमने सॉफ्ट रखा है, नहीं तो प्रोमिनेंट करके वो फिर महाराष्ट्रियन नहीं लगता। वो सपोर्ट के लिए बिल्कुल ऐसे रखा है, लेकिन वो पीछे है। जी जी। मगर वो इतना मिल जाता है हारमोनी मेलोडी के साथ, तो सुनने को बहुत अच्छा लगता है। पिंजरा फिल्म का बड़ा ही पॉपुलर गाना ये जगदीश खिपुड़कर साहब का लिखा हुआ, या। राम कदम साहब का संगीत। या। आपने इस गाने में कुछ बजा नहीं, मैं तो कंडक्ट कर रहा था ना। अच्छा। अरेंज किया था पूरा गाना, तो मुझे कंडक्ट करना पड़ता था। हाँ, तो आप इस गाने के कंडक्टर थे। सिंहवर केली मर्जी बहार, नका सोडून जावो रंगा महाल, नका सोडून जावो रंगा प्यारा गाना ये बना और इतना पुरस्सर बना कि आज भी लोग लालायित होते हैं इस गाने को सुनने के लिए। जब्बार पटेल साहब का सामना, दैट वाज भास्कर चंदौरकर। साहब, तो आपने जैसे कि बताया कि सेबेस्टियन साहब जो कि असिस्टेंट हुआ करते थे ओपी नैयर साहब के, आप उनसे बहुत कुछ सीखे। तो अब ये बात हमारे सुनने वाले भी सुनना चाहेंगे, हम सभी सुनना चाहेंगे कि आखिर ये अरेंजमेंट गाने का होता क्या है। आपने क्या उनसे सीखा सेबेस्टियन साहब से? नॉर्मली क्या होता है, अपने यहाँ जितने भी कंपोजर्स है, आई एम टॉकिंग इन जनरल ना, उसमें से दो चार ऐसे भी वेरी टैलेंटेड, वो खुद का अपना अरेंज करते हैं, यानी इंटरलूड पीसेस वो खुद बना के देते हैं। जैसे सलील्ला थे, खयाम साहब है, वो अपनी चॉइस के अपने खुद के पीसेस वो बना के मुझे ऐसे चाहिए करके अरेंजर को देते। बाकी जो काम जो है कि उनको जो चाहिए वो हाउ टू प्रोड्यूस इट इज अरेंजर्स जॉब। जी। यानी ये फ्रेज कौन से इंस्ट्रूमेंट पे अच्छा लगेगा, फिर ये बजते टाइम दूसरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या करेंगे, उसको हारमोनी देना है या नहीं, उसकी बैकिंग सिर्फ रिदम पे चलाना है या कुछ करना है उसके साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का। तो हाउ टू मेक इट मोर ग्रैंड, हाउ टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव एंड हाउ टू मेक इट मोर प्लेजेंट टू द ईयर, ये अरेंजर का काम होता है। क्योंकि कंपोजर सिर्फ अपनी कंपोजिशन की पोएट्री को मैंने ये ट्यून किया है, दैट इज द मेन जॉब ऑफ कंपोजर। डैनियल साहब, मतलब गाने का आत्मा उन्हें दे देते हैं। हाँ, उनसे लेते हैं। और आप इसका शरीर जो है शरीर वो उसको कैसे मटेरियलाइज करना है, ये अरेंजर उसको का काम सजाना है, क्या करना है। और Creative उसके साथ जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है वो लोग साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैं इस तरीके से इसको पिक्चराइज करने वाला हूँ। अब वो अगर एक विलेज में पिक्चराइज करने वाला है और आप उसमें अकॉर्डियन बजा रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग ना। इट शुड फिट द लोकेशन। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना, इतना तो सेंस होना चाहिए। सही बात। कि उस प्रदेश में या जिस इलाके में उसकी पिक्चराइजेशन हो रही है वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट बजता है क्या नहीं, लोगों को पता है क्या नहीं, तो वही साउंड आनी चाहिए, बिल्कुल लोकल लगनी चाहिए, अदरवाइज इट साउंड्स आर्टिफिशियल। आता काय झालं आता? हो अशी कुठं चालली पंजाबी गस्त खाता आली सुगे म्हणून चालले बेगे। आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे।
आज का सितारा पियानो अकॉर्डियन प्लेयर एनॉक डैनियल्स। यानी अरेंजर का काम ये तमाम बातें ख्याल में रखते हुए अपने म्यूजिशियंस को इंस्ट्रक्ट करना होता है, उनको ये तमाम बातें उन्हें बतानी और एक्चुअली अपने यहाँ उतना क्या बोलना चाहिए, नॉलेज इतना एक्सपांड हुआ नहीं है। दोज हु मेक फिल्म्स, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन आप कोई भी इंग्लिश फिल्म देखिए, सिर्फ म्यूजिक में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। म्यूजिक कंपोज्ड बाय, म्यूजिक अरेंज्ड बाय, music conducted by, music edited by, and so many people get the credit and each one does his work perfectly in his own profession. यहाँ तो सभी म्यूजिक डायरेक्टर एंड अरेंजर है, दोनों को ही सब करना पड़ता है। जी जी। प्लस रिहर्स विद द म्यूजिशियंस, कंडक्ट ऑल्सो एंड गो इन द रिकॉर्डिंग रूम, बैलेंस एवरीथिंग दे हैव टू डू, मल्टी जॉब। और वहां जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, maybe because of that they are perfect in every department. हमारे यहाँ तो संगीतकार के बाद अरेंजर का काम होता है। yes. और अरेंजर को इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जरूरी है, बिल्कुल। तब जाके एक गाना अपने पूरे आकार में आता है। बिल्कुल। आपने पूछा था कि अरेंजमेंट ये क्या चीज होती है। जी जी। वो लोगों को पता चलने के लिए मेरे एक सीडी में वो हमराज का गाना है, वर्डिंग क्या है वो, नीले गगन के तले, नीले गगन। करेक्ट। ये गाना जो है, मैं वेस्ट इंडीज में था उस टाइम, और वेस्ट इंडीज में एक दिन मेरे एक दोस्त ने शाम को बोला तुझे इंटीरियर में जाना है, बिल्कुल लोकल विलेजेस कैसे है, लोग कैसे रहते हैं। तो हम लोग गए रात को, तो इट वॉज सैटरडे, शनिचर का दिन था, और ऑल विलेज वॉज एंजॉयिंग ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, ये मजा चल रहा था। और आप यकीन नहीं करोगे कौन सा गाना बज रहा था जिसपे वो डांस कर रहे थे, मोहे भूल गए सावरिया। बोलो यानी संगीत का और उसके शब्द क्या है उनको बिल्कुल पता नहीं, इतने इनोसेंट थे वो। बस एक संगीत चल रहा और उसका एक ताल मिला, उसके ऊपर वो झूम रहे थे। तब मैंने सोचा कि इनको कुछ देना चाहिए अपनी तरफ से। इंडियन म्यूजिक में अपना इतना है, ये सब अपने इंडियन भाई थे। जी जी। ये जो पुराने लेबरर्स जो बिहार से लेके गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, गन्ना का, हाँ, तो वो लोग थे। अभी कितने साल हो गए, सब इंडिया का भूल गए, उनको हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं आती थी कोई बात करने के लिए, लेकिन म्यूजिक का शौक था, वो नहीं छोड़ते थे वो। तब मैंने वो डांस टाइम करके एक LP निकाला था मेरा। इसमें यही गाना मैंने डांस फॉर्म में कैसे हो सकता है, यानी व्हाट एन अरेंजर कैन डू, इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको जरूर मिलेगा। हमराज फिल्म का ये गाना, बिल्कुल। वो गाना डांस के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुनने के बाद आप डेफिनेटली डांस करना शुरू करेंगे। क्या बात है। हाँ भाई, उंगलियों पर नचाना ये किसी साज नवाज की ही बात है।
डैनियल साहब, ये बड़ा आपने अच्छा बताया कि हमराज फिल्म का ये जो गाना है, बड़ा ही खूबसूरत कंपोजिशन रवि साहब की। ये इस पर भी डांस हो सकता है, ये संभव हो सकता है, और ये कर सकता है कोई साज नवाज ही। लोगों का एक भ्रम होता है कि अकॉर्डियन बोले तो उस पे हमेशा हैप्पी सॉन्ग्स और जो पहले बजाए हुए ऑलरेडी अकॉर्डियन जिसमें यूज किया वही गाने आप बजा सकते हैं। ऐसे नए नए स्टूडेंट जितने आते हैं वो वही गाना बजाएंगे, लेकिन इसके ऊपर एनी टाइप ऑफ सॉन्ग यू कैन एक्सप्रेस योर सॉरो, यू कैन एक्सप्रेस योर एक्सट्रीम हैप्पीनेस ऑल्सो एट द सेम टाइम। इसलिए मैंने कोई गाने ऐसे चूज किए कि विच आर इमॉर्टल, सैड सॉन्ग्स ऑल्सो, लेकिन बहुत अच्छा। आप श्री रामचंद्र के कोई भी गाने सिलेक्ट करो, पुराने हमने जो सिलेक्ट किए हुए अकॉर्डियन पे भी कितने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो आपके कलेक्शन में वो है, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, सिनसिना की बुबलाबू। हाँ जी वो अगर होगा आपके कलेक्शन में तो वो बजा के सुनाइए। डैनियल साहब, ये जो आपका साज है बड़ा ही खूबसूरत सा साज है, और मैं ये समझता हूँ कि शंकर जयकिशन साहब और राज कपूर साहब को इस साज को पॉपुलर करने में बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि पियानो अकॉर्डियन ये तब तक नहीं पता चलता जब तक कि राज कपूर साहब संगम फिल्म में ये बजाते हैं, वो बाकायदे स्क्रीन पर भी आते हैं उसको लेकर के। बड़ा ही खूबसूरती से उन्होंने इसका पिक्चराइजेशन भी किया था। दीवाना दीवाना तो ये क्रेडिट इन लोगों को जरूर जाता है। पर आप हमें ये बताइए कि ये पियानो अकॉर्डियन क्यों होता है? क्योंकि पियानो एक अलग साज है, जैसा कि आपने बताया कि एक तो ग्रैंड पियानो होता है, एक ऑर्गन होता है। जी, तो पियानो के कितने प्रकार होते हैं और अकॉर्डियन इसमें किस तरह से आता है? अकॉर्डियन जो है, अकॉर्डियन फैमिली में 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जी, लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन ओरिजिनल अकॉर्डियन जो अकॉर्डियन है उसको दोनों साइड पे बटन्स होते हैं। एक साइड से मेलोडी बजती है और एक साइड से रिदमिक अकम्पनीमेंट। उसका इम्प्रूवमेंट करके इन्होंने पियानो अकॉर्डियन बाद में निकाला। तो पियानो का मतलब पियानो फोर्टे, तो पियानो फोर्टे का मतलब है वो जो कीबोर्ड होता है ना, काली और सफेद पट्टी हारमोनियम के जैसे होते, दैट इज पियानो फोर्टे। तो पियानो अकॉर्डियन वो दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें वो पियानो अकॉर्डियन। और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम कॉन्सर्टिनो। ये छोटा होता है थोड़ा और उसके भी दोनों साइड में बटन्स होते हैं, लेकिन फ्यू, इतने ज्यादा नहीं होते। मगर कॉन्सर्टिनो में सिस्टम माउथ ऑर्गन जैसा रहता है, यानी अंदर दबाओ तो वही सुर अलग सुर से बजेगा, बाहर खींचो तो वही सुर अलग सुर से बजेगा। यानी दबाओ तो रे बजेगा, खोलो तो सा बजेगा, इस टाइप से। लाइक माउथ ऑर्गन, यू ब्लो और इनहेल, जी, तो जी। दोनों अलग अलग सुर आते हैं। तो दैट इज कॉन्सर्टिनो। कॉन्सर्टिनो उसको कहा जाता है। कॉन्सर्टिनो वो भी इसी फैमिली से है, हाँ, अकॉर्डियन फैमिली। अकॉर्डियन फैमिली से। क्योंकि बेलो होता है बीच में, हवा से वो चलता है, साइड में रीड्स होते हैं, तो इसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल दोनों हाथों का किया जाता है। जी, Yes. जी, पे आपने जो बोला कि ये जो पॉपुलर हुए, क्रेडिट मैं राज कपूर साहब को दूंगा, क्योंकि मुझे मौका मिला था। सेबेस्टियन साहब जब गए रिटायर होके, तो शंकर जी थे, उस टाइम जयकिशन जी भी नहीं थे, तो शंकर जी ने मुझे ऑफर दी थी उनको अरेंज करके देने के लिए। 1-2 लास्ट फिल्में उनकी मैंने की थी अरेंज। तो वो टाइम उन्होंने बोला कि आपको चाहिए तो ये सब स्टॉक पड़ा है मेरे पास रिकॉर्ड्स का, ले जाइए। 78 RPM पुराने रिकॉर्ड्स थे। तो मैंने बोला क्या है, कौन से रिकॉर्ड्स है? तो बोले ये सब रशियन फोक म्यूजिक है, राज साहब ने लाया था वो टाइम। बोले मेरे को इस टाइप का कुछ बना के दो, और तब से अकॉर्डियन आया। उसकी ओरिजिन ये है, तो राज साहब को वीकनेस थी अकॉर्डियन की, अच्छा, इसलिए वो पॉपुलर हुआ उनके फिल्मों में। और मुझे जहां तक याद है शंकर साहब इसमें महारत रखते थे। Yes. वो भी बहुत अच्छा अकॉर्डियन बजाते थे।
डैनियल साहब, वो जो गाने हैं जिनमें कि आपने बतौर म्यूजिशियन बजाया है, वो कौन से गाने रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे गाने, बट नॉट आरके फिल्म्स का नहीं था वो। पहले जब मैंने बजाया था दैट वाज लव इन टोक्यो, उसमें अकॉर्डियन जापान, जापान। थीम सॉन्ग जो था ना उसमें बजाया था। लव इन टोक्यो में शंकर जयकिशन साहब। शंकर जयकिशन। डैनियल साहब, मेरा नाम जोकर में भी शायद आपने किसी गाने? मेरा नाम जोकर का एलपी मैंने किया था बाद में, सेम सॉन्ग्स का पूरा एलपी निकाला था। हाँ, तो डैनियल साहब, अब बात इस पर आती है कि आप अब तक तो अरेंजमेंट्स में संलग्न हुआ करते थे, ऑर्केस्ट्राज में उनके साथ रहा करते थे, पर आपने ये कब सोचा कि फिल्मी गानों को पियानो अकॉर्डियन पर बजा के उनकी एक सेपरेट रिकॉर्ड निकाली जाए? ये आपने कब सोचा? ये मौका मुझे मिला, मेरी फर्स्ट टूर तलत साहब के साथ जब हुई थी, ईस्ट अफ्रीका हम लोग गए थे। मिस्टर शिपले वॉज ऑल्सो विद अस, वैन शिपले एंड CH आत्मा वॉज विद अस। तो उस टाइम जनरल मैनेजर मिस्टर चड्डा थे HMV के। तो जब वहां से लौटे हम लोग, तो तलत साहब ने और CH आत्मा ने, दोनों ने मेरी सिफारिश मिस्टर चड्डा साहब के, कि आप इनके भी रिकॉर्ड निकालिए, उसके बहुत फैंस है ईस्ट अफ्रीका में अभी। इमीडिएटली उन्होंने मुझे चांस दिया। 16वां साल वो गाना हमने रिकॉर्ड किया था, पहला गाना। अच्छा। और तब से हमारी चलती रही। फिर HMV डिमांडेड सो मच कि अब तक मेरे ख्याल से मेरे मोर देन 35 सिंगल्स, 78 RPM। फिर उसके बाद 19 LPs किए थे मैंने। पहला LP जो था आपका? पहला LP 1963, 1963 में पहला आपका LP रिकॉर्ड, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड आया। तो उसमें कौन सी फिल्मों के गाने आपने लिए? उस टाइम जो पॉपुलर होते थे ना, वही हम सिलेक्ट करते थे। लेकिन बाद में जब मेरा रिकॉर्ड्स का सेल भी बढ़ गया, देन आई कुड ऑल्सो डिक्टेट, तब मैंने फोर्स करके विंटेज वाइन रिकॉर्ड एक निकाला था, जिसमें सब पुराने गाने लिए थे। उस टाइम मिस्टर दुबे, विजय किशोर दुबे हमारे HMV के मैनेजर थे, और उन्होंने बोला भी, तुम ऐसे क्या कर रहे हो, आजकल इतने अच्छे अच्छे गाने और तुम पुराने गाने निकाल रहे हो। बोले मैं क्या करूं, मैं स्टेज पे जाता हूं तो लोग यही गानों की फरमाइश करते हैं। सो व्हाई नॉट आई गिव देम समथिंग विच दे वांट। विंटेज वाइन। और जब विंटेज वाइन निकली तब HMV के आंखें खोले। दे ऑल रियलाइज कि दिस इज गोल्ड माइन, ओल्ड इज गोल्ड। वो गाने अभी तक चलते हैं। जी, उसको कोई रोका नहीं। डैनियल साहब, तो विंटेज वाइन ये जो आपका रिकॉर्ड था, इसमें कौन कौन से गाने आपने लिए, कुछ याद है? आपको लिस्ट देखना पड़ेगी इमीडिएटली। तो जी। अच्छा, इसके बाद कौन सा रिकॉर्ड निकाला आपने विंटेज वाइन के बाद? फिर बहुत सारे निकाले, विस्परिंग पाम्स, इवन टाइड एकोज, सब इसी टाइप के गाने, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज।
एक बात और सामने आती है कि आपने जैसे जिक्र किया कि ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें आपने काफी काम किया है। तो ये सिलसिला आपने कब शुरू किया? ये तो कॉलेज से ही शुरू हुआ था ना। अच्छा। हमारे कॉलेज में अच्छे अच्छे जितने भी संगीत कलाकार थे वो हम साथ में आते थे और भी एंजॉय। हमारे टाइम के भास्कर चंदावरकर का मैं जरूर जिक्र करूंगा। ही वॉज आवर क्लासमेट। सितार बहुत अच्छी बजाते थे वो। हम लोग साथ में एक ही ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे पहले। भास्कर चंदावरकर जो कि मराठी के जाने माने संगीतकार हैं, जब्बार पटेल की फिल्म सामना के संगीतकार थे। बहरहाल कॉलेज के जमाने में तो मौज मस्ती का आलम होता है, प्रोफेशनलिज्म की कोई बात नहीं होती। प्रोफेशनलिज्म का तब सोचा भी नहीं था, लेकिन बाद में एसपी कॉलेज, देन एमईएस कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में बहुत कॉलेजेस है, आपको मालूम जी। उनके आर्ट सर्कल होते थे, तो वो आर्ट सर्कल हमें इनवाइट करना शुरू कर दिया। दैट्स हाउ सब पुणे में वो फ्लेम तो चल गई। अभी देयर लाइकिंग ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो फिर बाद में पब्लिक परफॉर्मेंसेस शुरू हो गए। तो इसमें जो कमर्शियल बात होती है, वो कमर्शियल बात आ गई। हाँ, तो ये कोई ग्रुप आपने फॉर्म किया जिसका कोई नाम होगा? इनोक डैनियल्स एंड हिज ऑर्केस्ट्रा, यही नाम से हमने शुरुआत की। बिल्कुल। तो आपके साथ दूसरे साथ जिंदे थे, उनमें से कुछ उल्लेखनीय होंगे? बहुत सारे थे। मिस्टर देशमुख थे, मैंडोलिन बजाते थे। मिस्टर देवले गिटार बजाते थे। ये जो ऑर्केस्ट्रा आपका था, ये पॉपुलर होना शुरू हो गया था। जाहिर सी बात है, आप फिल्मों में काम करते थे और फिल्म संगीत में आपका योगदान हुआ करता था, तो उसकी वजह से आपके नाम से ऑर्केस्ट्रा तो चल गया। बॉम्बे आने के बाद ये सिलसिला जारी रहा? चालू ही था। अच्छा। वो तो छोड़ा नहीं हमने। यानी स्टेज के लिए मैं इवन रिकॉर्डिंग छोड़ के चले जाता था। मैं फर्स्ट लव, इसीलिए मैं मोहम्मद रफी साहब के साथ, किशोर दा के साथ, मन्ना दा के साथ, इवन लता बाई के साथ बाहर गया हूँ टूर पे। उसके बारे में जरा बताइए कि किस तरह से रफी साहब का खास तौर पे। रफी साहब का क्या कहना, वो तो इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी उनकी कि वेस्ट इंडीज गए थे हम लोग, और वहां भी पुराने हिंदुस्तानी भाई लोग जितने हैं, लेकिन गाने तो सब जानते हैं, तो इतनी यानी बड़ी रश होती थी उनको देखने के लिए। एयरपोर्ट से टाउन तक, एयरपोर्ट यू नो एवरीवेयर, कि कम से कम 30-32 किलोमीटर तो दूर रहता ही है शहर से, लेकिन पूरा रास्ता भर के लोग अपने खड़े रहेंगे, अभी गाड़ी जाएगी इधर से। तो रफी साहब को आप बिल्कुल नजदीक से मिले हैं, नजदीक से। उनके लिए और बजाया रिकॉर्डिंग है। में तो मिलते ही थे। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि रफी साहब का तो कौन नहीं, सबसे वो मिलते थे, वो किसी को छोड़ते नहीं थे। और कभी अंदर आएंगे, जो सबको नमस्ते करके हाथ मिलाएंगे, सबको जाते टाइम भी गाना कैसे लगा आस्ते से पूछेंगे। अच्छा। बिल्कुल, ही वॉज वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस। यही बात है कि वो इतने महान थे, फिर भी इतने लीनियंट थे। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। डैनियल साहब, रफी साहब के अलावा आपने तलत महमूद साहब का भी जिक्र किया, बहुत साल। उनके बारे में जरा बताइए कि। ही वॉज ऑल्सो वेरी थरो जेंटलमैन। तो उनके साथ कहाँ कहाँ दौरे किए आपने? उनके साथ हम लोग अमेरिका गए थे, वेस्ट इंडीज गए थे, और पहला टूर ईस्ट अफ्रीका का, यानी केनिया, युगांडा, टांगानिका। तो वो काम कर रहे थे ना एज एन एक्टर, शूटिंग था, इसलिए हमको कर्टेल करना पड़ा हमारा प्रोग्राम। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ही था 30 शोज का ईस्ट अफ्रीका का, लेकिन उनको शूटिंग के लिए आना पड़ा इसलिए। नहीं तो बाद में हमने शिपले साहब, मैं और CH आत्मा, हम तीनों ने 15 शो और किए, और वो चले आए। वो चले आए। पर रफी साहब और तलत महमूद साहब के साथ ये होता होगा
चूंकि रफी साहब अपने हर किस्म के गानों के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल, पर तलत महमूद साहब का एक अपना क्षेत्र था। तो ये दो अलग अलग क्षेत्र के जो गायक थे, गुलकार थे, उनके साथ बजाते हुए आपको किस तरह से महसूस होता था? प्रॉब्लम आएगी जब ये दोनों साथ में एक ही शो में पार्ट ले रहे, क्योंकि ऑडियंस में भी डिवीजन हो जाता है। तलत साहब का शो है तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दे आर ऑल गजल लवर्स तो वो ऑडियंस भी उसी टाइप का आता है। तो यू कैन इमेजिन उन दिनों एक हारमोनियम और तबला बस, और पब्लिक पिन ड्रॉप साइलेंस सुनती थी, ऑर्केस्ट्रा की जरूरत ही नहीं लगती थी। हम लोग भी, मैं और शिपले उनके साथ हम लोग जाते थे तो हमारे इंस्ट्रूमेंटल शो के लिए जाते थे, हमारा आइटम अलग रहता था। तलत साहब विल सिंग, देन CH आत्मा विल सिंग, दोनों के अलग टाइप के गाने, एंड वॉट एवर इज लैकिंग और मिसिंग वी बोथ यूज टू प्रोवाइड फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। यानी बात यहाँ पहुंचती है जैसे कि आपके जितने भी फिल्मी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड हमारे पास हैं, हम उनको बतौर फिलर इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। ये कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग में कि फिलर इज द बैकबोन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। अगर फिलर ना हो तो ये सिस्टम चल नहीं पाती है। ये श्रेय आप लोगों को है, तमाम लोगों को। मैं जैसे कि वी बलसारा साहब और वैन शिबले साहब, इब्राहिम साहब, मिलन गुप्ता साहब, सुनील गांगुली, आप खुद तो इन तमाम लोगों के जो इंस्ट्रूमेंटल फिलर्स हमारे पास हैं, उनकी बदौलत हम अपना जो प्रसारण का काम है वो बड़े ही सुचारू ढंग से चालू रखते हैं, और सालों साल ये काम हो रहा है। आज ये मौका है कि एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमारे विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है, और हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले भी बड़े ही खुश हो रहे होंगे आपको सुनते हो। डैनियल साहब, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपका कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बिल्कुल करीब है, जो आपने पियानो अकॉर्डियन पर बजाया है। गाना गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, अकॉर्डियन की ओरिजिनलिटी इन द फिल्म म्यूजिक, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग वेयर अकॉर्डियन इज यूज्ड। श्री रामचंद्र साहब, एंड प्रोमिनेंटली यूज्ड। ऐसे नहीं कि थोड़ा कुछ बजाया निकल गया, एक पूरा इंटरल्यूड है अकॉर्डियन का, आपको याद? जी 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 इंट्रोडक्शन पीस भी है। गोरे गोरे शोभा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी शोभा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे शोभा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी शोभा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलना थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो दिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो, गोरी गोरी वो बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे वो बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी वो बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। डैनियल साहब, आपसे बातों का सिलसिला आज यहाँ रोकना पड़ रहा है, पर चूंकि बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, वो हम करेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।
आप सुन रहे थे सरगम के सितारे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज के सितारे थे पियानो अकॉर्डियन प्लेयर एनॉक डेनियल्स। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें जरूर लिख भेजिएगा इस पते पर। सरगम के सितारे, विविध भारती सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19075, आकाशवाणी, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। आपसे बातचीत की अशोक सोनावने ने। इसी कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय सरगम के सितारे कार्यक्रम में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर साइमन परेरा। कार्यक्रम के निर्माण में सहयोग दिया अशोक सोनावने ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया तनुजा कोंडाजी कानड़े ने। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे। सातों दिन 7 रंग लाता है पिटारा। कल के पिटारे में क्या, खुद सुनिएगा। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से।